नमस्कार। BA फर्स्ट ईयर थ्योरी पेपर सेकंड, म्यूजिक वोकल यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में है, टॉपिक है स्वस्थान नियम। तो स्वस्थान नियम क्या है? तो ये प्राचीन समय में आलाप करने के एक विशेष नियम को स्वस्थान नियम कहते थे। तो राग या प्रबंध गायन करते वक्त जो आलाप किए जाते थे तो उनका एक नियम प्रकार होता था। तो ये 4 प्रकार के नियम होते थे। तो आलाप करने के 4 प्रकार के नियम को स्वस्थान नियम कहा जाता था, जिनकी पालना करना अनिवार्य होता था। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो 13वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है, उसमें स्वस्थान नियम अर्थात प्राचीन समय में आलाप करने के तरीके के बारे में बताया गया है। तो अंश स्वर जिसको स्थायी स्वर या वादी स्वर भी कह सकते हैं, वर्तमान में हम वादी स्वर को प्राचीन काल के अंश स्वर से तुलना कर सकते हैं। तो अंश स्वर पर ही समस्त राग निर्भर रहता है। अंश स्वर से चौथा स्वर द्वैध कहलाता है, अर्थात 1.5 गुण होता है। अंश स्वर जैसे हम सा को अंश स्वर मानते हैं, मध्य सप्तक के सा को, तो मध्य सप्तक का पंचम द्वैध कहलाएगा। और तार सप्तक का षड्ज जो 8वां स्वर होता है वो द्विगुण कहलाएगा। और अंश स्वर से 8वां स्वर द्विगुण कहलाएगा, तथा द्विगुण और द्वैध स्वरों के बीच में स्थिर स्वर अर्ध स्थिर स्वर माने जाएंगे। तो प्रथम स्वस्थान नियम में गाय को अपना आलाप द्वैध स्वर के नीचे रखना आवश्यक होता था। इससे वह मंद्र सप्तक में इच्छानुसार विस्तार कर सकता था, परंतु न्यास स्थायी स्वर पर ही किया जाता था। अर्थात जब आलाप किया जाता था प्रथम स्वस्थान नियम के अंतर्गत, तो 1.5 गुना जो पंचम मान सकते हैं उससे, तो मध्य सप्तक के षड्ज से पंचम या वापस मंद्र तक हम कर सकते हैं, लेकिन द्वैध स्वर तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये भी कह सकते हैं मध्य सप्तक षड्ज से अंश स्वर षड्ज को माने तो षड्ज से मध्य सप्तक के मध्यम तक हम प्रथम स्वस्थान नियम के अंतर्गत आलाप कर सकते हैं, या फिर मंद्र सप्तक में कर सकते हैं। आलाप के दूसरे स्वस्थान नियम में द्वैध स्वर शामिल कर लिया जाता है, अर्थात हम पंचम तक जा सकते हैं, 1.5 गुण तक जा सकते हैं। द्वैध स्वर तक शामिल कर लिया जाता था दूसरे नियम में। लेकिन अंततः पुनः अंश स्वर पर ही किया जाता था, अर्थात स्थायी या वादी स्वर पर ही अंत किया जाता था। आलाप के तीसरे नियम में आलाप का क्रम अर्ध स्थिर स्वरों में होता था, अर्थात मध्य सप्तक के षड्ज से लेके पंचम स्वर देव तो निषाद तक जाते थे मध्य सप्तक के। तो तीसरे नियम में अर्ध स्थिर स्वरों में ज़्यादा जोर रहता था। तो आलाप के चौथे स्वस्थान नियम में द्विगुण तथा उसके ऊपर के स्वर भी सम्मिलित कर लिए जाते थे। यही परंपरा भी वर्तमान में देखी जाती है, लेकिन वर्तमान में हम षड्ज को ही हम राग का मुख्य स्वर मानते हैं, इसे सभी को प्रारंभ मानते हैं। लेकिन प्राचीन काल में कोई भी स्वर अंश स्थायी या वादी स्वर संवादी वादी स्वर बन सकता था, स्थायी स्वर बन सकता था, कोई भी स्वर जिससे राग का आरंभ हो सके। लेकिन अभी वर्तमान में राग का आरंभ हम षड से करते हैं। तो इससे हम तुलना कर सकते हैं कि चौथे स्वर में जैसे चौथे स्वस्थान नियम में द्विगुण और उससे ऊपर के स्वर भी सम्मिलित कर लिए जाते थे। जैसे कि हम अभी भी देखे जाते हैं कि हम षड्ज मध्य सप्तक के षड्ज से लेके हम तार सप्तक के षड्ज या गांधार तक हम जाते हैं आलाप के दौरान। और न्यास अर्थात आलाप की समाप्ति वापस स्थायी स्वर पर ही किया जाता था चौथे नियम में भी। तो इस प्रकार आलाप 4 स्वस्थान नियम माने जाते थे प्राचीन काल में, जिनको आधुनिक काल में भी अप्रत्यक्ष रूप से फॉलो किया जाता है। तो प्रत्येक गाय को उपयुक्त विधि से ही आलाप गायन में स्वस्थान क्रमों के नियमों का पालन करना पड़ता था। मनमाने ढंग से प्रारंभ या अंत करने की आज्ञा उस समय नहीं थी। तो ये तो हो गए स्वस्थान नियम संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार प्राचीन समय के।
अब रूप का आलाप, ये भी एक गायन आलाप की विधि थी, गायन की विधि थी। जो प्रबंध गाते वक्त, प्रबंध का अर्थ निबद्ध गायन के अंतर्गत, निबद्ध का अर्थ जो बंधा हुआ स्वर और ताल में बंधा हुआ चीज़, तो उनको प्रारंभ करने से पहले रूप का आलाप किया जाता है। तो प्राचीन आलाप पद्धति का एक दूसरा प्रकार माना जाता है रूप का आलाप। ये आलाप का एक विशेष भेद है। जो स्वस्थान नियम है, रागालाप है, उसी से संबंधित एक भेद है, जिसके लिए कहा गया है रूपकम तु तद्वदेव पृथक्भूत विदारिकम। तो रूप का आलाप प्रबंध के धातु के समान, प्रबंध के धातु अर्थात प्रबंध एक गायन शैली होती थी, धातु उसकी गायन शैली के भाग थे, जैसे स्थायी, अंतरा, संचार या वो की धातु है। तो धातु के समान आलाप के भिन्न भिन्न भाग करके गाय के दिखाने पड़ते हैं। जैसे गाने के अलग अलग भाग होते हैं, तो आलाप के भी अलग अलग भाग होते थे। तो इन भागों में जो अंतिम स्वर आते थे उन्हें अपन्यास कहा जाता है, अर्थात गाने का आधा भाग। तो रूप का आलाप में गाने के भागों के अनुसार ही आलाप के भी भिन्न भिन्न भाग करके गाय को दिखाने पड़ते थे। और इन भागों में जो अंतिम स्वर आते थे उन्हें अपन्यास कहा जाता है। अपन्यास का अर्थ होता है गाने की जो लाइन होती है उसका अंत। सभी गानों की लाइनों का अंत अपन्यास कहलाता है, और जिस स्वर में अंत हो रहा है तो अपन्यास का स्वर कहलाता है। ये प्राचीन समय में कहलाता था, वर्तमान में इन चीज़ों का कोई महत्व है नहीं। तो रागालाप करते समय, रागालाप जैसे रूप का आलाप है वैसे भी एक रागालाप है। तो रागालाप करते समय श्रोताओं के सम्मुख आलाप की व्याख्या करते हुए गायक ये भी बताते थे कि हम अमुक राग गा रहे हैं। अर्थात रागालाप में आलाप की व्याख्या की जाती थी, और आलाप की व्याख्या के साथ साथ हमें यह गायक को ये बताना पड़ता था कि ये हम फलाने राग गा रहे हैं, तो मतलब उनको परिचय देना पड़ता था। किंतु रूप का आलाप में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी। वह श्रोताओं को स्वतः प्रत्यक्ष प्रबंध के समान दिखाई देता था। अर्थात उसका विस्तृत रूप ऐसा होता था, उसकी शैली इस प्रकार होती थी कि श्रोताओं को ऐसे पता चल जाता था कि फलाना राग या प्रबंध गाया जा रहा है। तो रूप का आलाप शब्दहीन होता था, अर्थात उसमें बोल या ताल इत्यादि नहीं होते थे। इस प्रकार रागालाप की अपेक्षा रूप का आलाप को विशेष महत्व प्राप्त था, और इसे रागालाप की अगली सीढ़ी माना जाता था। तो रागालाप से अगली सीढ़ी रूप का आलाप था, जिसका विशेष महत्व था। इसी के क्रम में हम यूनिट फर्स्ट में एक और टॉपिक है आलप्ति गान। तो आलप्ति गान क्या होता है, ये भी इन्हीं से संबंधित है। तो रागालाप और रूप का आलाप से आगे बढ़ने पर सबसे प्रथम स्वस्था नियम, फिर रागालाप, फिर रूप का आलाप, और इनसे भी आगे बढ़ने पर आलप्ति की बारी आती थी गायन के दौरान, निबंध गायन के दौरान। आविर्भाव और तिरुभाव करते समय राग को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना ही आलप्ति गान कहलाता था। आविर्भाव तिरुभाव के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन संक्षिप्त में ये कहेंगे राग को शुद्ध अवस्था में गाते हुए उसका त्याग करके दूसरी राग की छाया दिखाना तिरुभाव है, और फिर वापस उसी राग में शुद्ध अवस्था में आ जाना आविर्भाव है। तो इस क्रिया को करते समय राग को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने आलप्ति गान कहलाता था। तो अगले वीडियो में हम आविर्भाव, तिरुभाव और उससे संबंधित यूनिट फर्स्ट से संबंधित टॉपिकों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।